आपको आज हम बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या था, ये स्कीम लाया क्यों गया। इस संदर्भ में सारी जानकारी यदि चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों आया, इससे कैसे राजनीतिक चंदा होता था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द किया, तो हमारी वीडियो को आप अंत तक देखें। इसमें हम आपको पूरी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में देने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व मतलब 15 फरवरी को ही इसी मंथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है नागरिकों के मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, जैसे आरटीआई को फंडामेंटल राइट माना गया है, मौलिक अधिकार है, कि जनता को अपने राजनीतिक दलों से ये जानने का अधिकार होना ही चाहिए कि उसे जो चंदा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहे हैं, कितनी राशि दे रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज में मतलब कि जब भी कोई मामला जो है देश के किसी कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो पैरवी वहाँ सब भारत सरकार को करनी थी। भारत सरकार जो का कहना था कि नहीं, ये जो है अलाउ नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलाउ की ही बात नहीं बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के जो है वाइड शून्य घोषित कर दिया। और ये एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि इसका मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक असंवैधानिक कानून था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी ये है क्या, देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए या राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने के लिए पैसे चाहिए। नेताओं को मूव करना है और चुनावी रैलियां करना है, पोस्टर और पंपलेट छपाने हैं, और भी कई तरह के दर्जनों खर्चे होते हैं राजनीतिक दल के। उन खर्चों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो पैसे चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास जैसे हमारे यहाँ एक तो तरीका ये हो सकता था कि राजनीतिक दल सीधे जनता के बीच जाए और सीधे जो है लोगों से चंदा मांगे, कि वो लोगों के बीच में घूमे मोहल्ले में जाएं, गांव में जाएं और लोगों से चंदा मांगे। ये इतनी मुश्किल काम लगा हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को कि जो पब्लिक फंडिंग है वो हमारे देश में शुरू ही नहीं हुआ। तो राजनीतिक दल जो है पब्लिक फंडिंग नहीं ले पा रहे हैं। अब जब राजनीतिक दलों को पब्लिक फंडिंग नहीं है तो फिर वो कॉरपोरेट और बिजनेस हाउसेज और बिग जो ट्रेडर्स हैं उनकी फंडिंग पे वो डिपेंड हो गए। तो पहले जो हमारा प्रोविज़न था कंपनीज एक्ट में कि यदि कोई कंपनी लास्ट 3 ईयर से जो है प्रॉफिट में है तो लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के एवरेज का मैक्सिमम 7.5% जो है वो चंदा दे सकती है। और यदि कोई कंपनी लॉस में है तो वो चंदा नहीं दे सकती है। 2017-18 का जो बजट अरुण जेटली ने जब संसद में लोकसभा में पेश किया, हम जानते हैं कि बजट में ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इसका मतलब है कि आपने राज्यसभा को बाईपास करना था इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्योंकि मनी बिल बजट मनी बिल होता है और मनी बिल पे राज्यसभा सिर्फ एडवाइस दे सकती है, सजेस्ट कर सकती है। मनी बिल पे राज्यसभा की कोई भूमिका खास नहीं है, राज्यसभा उसे पास नहीं करती है, बल्कि लोकसभा से मनी बिल पास होता है और लोकसभा से राज्यसभा में सिर्फ उसकी राय के लिए जाती है और राज्यसभा की राय माननी या ना माननी लोकसभा पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के रूप में लाके जो उच्च सदन है, जो राज्यसभा, जो अपर हाउस है, उसे बाईपास किया गया, उसे किनारे करके, और लोकसभा में सरकार की बहुमत है और मनी बिल लाया गया कि इससे राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये जो है बेहतर हो जाएगा, करप्शन माने एक पॉजिटिव माहौल बना के लाया गया। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एसबीआई बैंक को ऑथराइज किया गया। एसबीआई ने इसे जो है 2018 में नोटिफाई किया, 17-18 के बजट में आया, लेकिन ये स्कीम शुरू हुआ 2018 से जब एसबीआई ने इसे नोटिफाई किया। और उसमें एसबीआई के कुल भारत में 29 ब्रांच है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हो सकते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के रूप में आप दे सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कंपनीज, इंडिविजुअल्स वो एसबीआई के इन ब्रांचों में, और ये जो होता है ये सालों भर नहीं मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। जब भी किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव से जो है 70 डेज पहले आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कोई भी चुनाव है तो चुनाव के समय इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो है विंडो ओपन किया जाता है। आप एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कीजिए और जो है
अच्छा, वो जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है उसके साथ यह है कि ये मैक्सिमम 15 डेज के लिए ही वैलिड है। मतलब कि आपने अगर आज SBI बैंक से लिया तो आप जो है KYC के साथ आपको लेना पड़ेगा बैंक से जब कुछ भी परचेज करेंगे, और फिर आपको उसे पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो है डोनेट करेंगे। जब आपने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसको इन कैश विदिन 15 डेज कराना होगा। यदि 15 दिनों की समय सीमा पूरी हो गई तो वो पैसा PM केयर फंड में चला जाता है। तो 15 दिनों की समय सीमा इसकी रखी गई। और अब इसमें जो है कि सारे विपक्ष एक्सेप्ट जो है रूलिंग कॉम्बिनेशन को छोड़ के सारा विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि अभी जो जैसे हमें अगर आंकड़ों को देखें जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में पैसे आए हैं उसका माने मेजॉरिटी माने जो है कि टोटल फंडिंग का 55% जो है अकेले एक दल BJP को मिला है, और टोटल फंडिंग का जो है दूसरी जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस उससे ओनली 7% फंड मिला है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ये कोई लिमिट ही नहीं है कि एक कंपनी या एक इंडिविजुअल कितना जो है दे सकता है। माने हमने देखा कि पहले कंपनीज एक्ट में 7.5% का कैप था कि आप मैक्सिमम अपने प्रॉफिट का 7.5% ही दे सकते हैं। अब इसमें यह ऐसा कुछ नहीं, आप जितना चाहें दे सकते हैं। तो जो है ये मामला प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में जो है ADR के थ्रू जो है लेके गए, और ADR एक जो है आप कह सकते हैं एक स्वयंसेवी संस्था है, और उसने ये सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो फंडिंग है इसमें जनता को जो है ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि जिस राजनीतिक दल को वो वोट दे रहा है उस राजनीतिक दल ने अपने चुनावी प्रबंधन के लिए कहाँ से पैसे लिए हैं, किन किन लोगों ने या कंपनीज ने या कॉरपोरेट्स ने किन्होंने पैसे दिए हैं कंपनीज को, ये तो जनता को पता होना ही चाहिए। सरकार कह रही थी कि नहीं, इससे क्या होगा कि जिन लोगों ने चंदा दिया उन्हें नुकसान हो सकता है, उन्हें टारगेट किया जा सकता है। लेकिन जब मेजॉरिटी फंड टारगेट कौन करेगा? रूलिंग कॉम्बिनेशन ही तो करेगा। जब मेजॉरिटी फंड जो है रूलिंग पार्टी को मिला तो चंदा देने वालों को टारगेट करने का जो तर्क है वो बात गले नहीं उतरता है, और इसीलिए जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है RTI के अगेंस्ट मान के और इसे रद्द किया, और साथ साथ उसने कहा SBI को कि अब आगे कोई फर्दर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी नहीं करेगा। जो बॉन्ड जारी हो गए और इनकैश नहीं हुए हैं फैसले वाले दिन तक, अब आगे उसे इनकैश नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको जो है पैसे वापस करेगी SBI ने जितने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जारी किए हैं इसकी सूचना वो जो है इलेक्शन कमीशन को देगा, और इलेक्शन कमीशन इसे अपनी वेबसाइट पे जो है डालेगा।